नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ। जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें हैं एकदम 16 आने सच। संसद परिसर में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। संसद के मकर द्वार के सामने कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन के दौरान सामने से रवनीत सिंह बिट्टू आए तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा ट्विटर फ्रेंड आ रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को कहा कि आप देश के हित के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तुम देश के दुश्मन हो। इस दौरान दोनों तरफ से तीखी तकरार हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चिंता मत करो मेरे गद्दार दोस्त, तुम वापस आओगे। वहाँ लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और गुरदासपुर से एमपी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहे। इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने गांधी परिवार को सिखों का कातिल बताया। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पूरे परिवार के साथ मिर्जापुर पहुंच करके मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और मां से सुख और समृद्धि की कामना की। करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना करने के बाद से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। मनोज तिवारी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील के सवाल पर कहा कि भारत संप्रभुता वाला देश है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ये तीसरा स्थान पर होगा। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस दौरान मनोज तिवारी और उनके बच्चे सर पर माँ दुर्गा की चुनरी बांधे दिखाई दिए। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की पिटाई से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि शिक्षकों की पिटाई में कई छात्र और छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रों की देरी से कॉलेज पहुंचने पर शिक्षकों ने उनकी पिटाई कर दी। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें धमकी दी है, उनका इंटरनल मार्क कम कर देंगे और 4 साल का कोर्स 8 साल में पूरा कराएंगे। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। भाई फोटो बनाने से पहले उसकी जान बच जाएगी। मामला बिठूर के महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज का है। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। देखते देखते कार आग का गोला बन गई। समय रहते कार चालक ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार आग में जलकर खाक हो गई थी। जानकारी के मुताबिक कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। मैनपुरी में मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान दबंगों ने खुलेआम फायरिंग भी की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग युवक मारपीट के बाद से पीड़ित सचिन यादव के घर पहुंचा। पीड़ित ने दबंग समर यादव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। पुलिस वायरल वीडियो और पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सबसे पॉश इलाके में युवक की गंदी हरकत का वीडियो सामने आया है। युवक पर आरोप है कि जैसे दुकानदार अपनी दुकान बंद करता है, युवक हर रोज आकर पेशाब करता है। बताया जा रहा है कि युवक हर रोज शराब के नशे में देर रात दुकान के सामने पेशाब करता है, जिसके बाद महिला दुकानदार ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नोएडा के सेक्टर 18 का बताया जा रहा है। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में प्रेम लोनिया की पत्नी राम दुलारी को चोट आई है। दरअसल प्रेम लोनिया की ओर से अपनी जमीन में निर्माण कराया जा रहा था, जबकि आरोपी उस जमीन को अपनी जमीन बता रहे थे और निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। जब प्रेम लोनिया ने निर्माण रोकने से मना किया तो दबंगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप में अब आतंक की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने सीधी धमकी दी है। पाकिस्तान के यूट्यूबर कह रहा है कि हम आईसीसी के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा देंगे। अरसलान नासिर नाम का ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसने आईसीसी के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बीसीसीआई के अधिकारियों पर अपने इस वीडियो में कई भद्दे कमेंट्स किए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी मनमानी करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और अब पाकिस्तान के यूट्यूबर भी अपनी असली औकात पर सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के ये बाशिंदे, ये यूट्यूबर अपनी हरकत से इस बात पर और ठप्पा लगा रहे हैं। और आप सुनेंगे इस वीडियो को जिसमें ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसका नाम अरसलान है, तो आप भी कहेंगे कि एक आतंकी देश के बाशिंदे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इस यूट्यूबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नहीं झुकने से नाराज होकर आईसीसी के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है। यह धमकी आईसीसी की उस चेतावनी के बाद आई है
जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने पर सख्त कार्रवाई की बात आईसीसी ने कही थी। अरसलान नासिर नाम के इस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आईसीसी और बीसीसीआई के अधिकारियों के खिलाफ बड़े गंदे और अभद्र कमेंट्स भी किए और फिर सीधे आईसीसी के ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसने ये धमकी बाकायदा एक वीडियो बनाकर दी है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। मैं वीडियो आगे आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो, ये धमकी इस पाकिस्तानी यूट्यूबर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसकी बातों को आप सुनेंगे और जिस अंदाज में ये बातें कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को ठप्पा लगा रहा है कि हाँ, ये एक आतंकी देश का रहने वाला है। सुनिए इस अरसलान नासिर नाम के शख्स को कैसे ये धमकी दे रहा है। अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, उधर जाओ मजे से जो है वो बैठ के यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, ये करो, वो करो, मीटिंग खेलो। तुम लोग क्या ओवर हो रहे हो? तुम लोग इधर पाकिस्तान का पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक वो जे शॉक वहां पे जंगिया पड़ा होगा, सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात क्या तुम लोग गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो। पीसीबी अगर कुछ अनाउंस करे तो पीसीबी के साथ बात करो। अपनी औकात में लाइन में लगो बच्चे, इनको यही भाई अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है। तो आपने सुना कि ये पाकिस्तानी जिसका नाम अरसलान नासिर बताया जा रहा है, ये कैसे धमकी दे रहा है और कह रहा है कि एक रॉकेट मारेंगे फिर पता भी नहीं चलेगा आईसीसी के ऑफिस को। अब दरअसल ये खींच है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे भारत के खिलाफ मैच का, जो कि 15 फरवरी को खेला जाना है, तो आईसीसी घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान की कि वो रेंग रहा है पाकिस्तान। और रवि शायद इसीलिए इस तरह की धमकी पाकिस्तान के बाशिंदों की तरफ से अब दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको अपनी हैसियत, या मैं बहुत और थोड़ा तल्ख हो जाऊं तो उसको अपनी औकात अच्छे से पता है और उसने सब कुछ करके देख लिया। जब कुछ नहीं हुआ तो मैच का बॉयकॉट कर दिया। अब इस तरह की धमकी एक आतंकी देश से, और उम्मीद भी क्या करें यहाँ पर हम। बिल्कुल उम्मीद क्या करें। वैसे तो रोहित, इस तरह की धमकियों को चाहे आईसीसी हो या फिर बीसीसीआई हो, भारत या हम सबको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह की धमकियों से बस एक ही चीज साफ होती है कि पाकिस्तान की पहचान उजागर होती है। एक टेररिस्ट कंट्री है और उसके क्रिकेट फैन भी बिल्कुल वो आतंकियों वाली भाषा बोलते हैं कि हमारी बात नहीं मानी तो हम आईसीसी का दफ्तर उड़ा देंगे, हम भारत में ये धमाके कर देंगे, ये कर देंगे। ये सिर्फ आतंकियों वाली भाषा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है आईसीसी कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ, पीसीबी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, बाहर नहीं हो तो इतना नुकसान होगा, इतने जुर्माने लगाए जाएंगे कि पाकिस्तान का क्रिकेट पिछले 20 साल चला जाएगा। ये डर, ये खौफ, ये पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को भी पता है, पीसीबी के अधिकारियों को भी पता है, उनके फैंस को भी पता है। इसलिए वो डर बना हुआ है और यही डर की वजह है कि ये उलझलूल बातें कि हम दफ्तर को उड़ा देंगे, अटैक कर देंगे, वो आतंकियों वाली भाषा लगातार बोली जा रही है। तो इसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी खिल्ली खुद उड़ा रहा है। उसके यूट्यूबर खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैन वो क्रिकेट के फैन नहीं है, वो अभी भी आतंकियों के फैन है। आपको याद होगा एशिया कप ओपनर जो पाकिस्तान के थे वो बंदूक से फायरिंग करते हुए नजर आए थे, वहां भी आतंकियों वाली भाषा नजर आई थी। आज ये फैन जब यूट्यूब पे, हो सकता है यहां पे कोई गंभीर बात होती, चर्चा होती कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाए या पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान होने से बचाया जाए, लेकिन वही आतंकियों वाली भाषा। तो इसे रोहित बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एहसान नासिर है, इसी तरह की भाषा बोलता है। अहम बात है कि इस पूरे मुद्दे पर आईसीसी क्या एक्शन लेता है। पाकिस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हम 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक सख्त मैसेज दे कि ये टूर्नामेंट बीसीसीआई का तो है नहीं, भारत का तो है नहीं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आपको हमसे दुश्मनी है, हो सकता है, लेकिन आप आईसीसी का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आंख फोड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी आंख फोड़ रहे हैं, तो अपने क्रिकेट को पाकिस्तान बर्बाद कर रहा है। यहां पर ये पूरी भाषा समझ आती है। बिल्कुल, पहले भी उन्होंने बांग्लादेश के चक्कर में पड़ के आईसीसी से पंगा लिया, बांग्लादेश को बाहर होना पड़ा, बांग्लादेश बाहर हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान को लगा नहीं दबाव बनाएंगे, वो दबाव काम किया नहीं, और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने खुद को आउट कर लिया भारत के खिलाफ मैच से। बड़ी थूथू हुई पाकिस्तान की, और अब पाकिस्तान पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लग सकते हैं, और शायद इसी की ये बौखलाहट है जो कि एक पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जिसको क्रिकेट से ज़्यादा आतंक का ज्ञान है, उसकी बौखलाहट के तौर पर सामने आई। बहुत शुक्रिया रवि आपका साथ जोड़ने के लिए।
और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पिछले 16 घंटे से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। सुरंग के मुहाने पर एक केमिकल से भरा टैंकर पलट गया और इसकी वजह से हजारों की संख्या में वाहन इस वक्त फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये कोई 2, 4, 5 किलोमीटर लंबा जाम नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, ये 20 से 22 किलोमीटर लंबा, जी हाँ, 20 से 22 किलोमीटर लंबा जाम है जो लगा हुआ है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अगर आप पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कभी गए होंगे तो आप देख पाएंगे कि बड़ा चौड़ा हाईवे है। हालांकि इस दौरान बहुत सारी सुरंगें हैं बीच में, उन्हीं में से एक सुरंग के मुहाने पर एक टैंकर पलट गया और खास बात यह कि कोई वैकल्पिक मार्ग भी वहां पर नहीं है, तो आपको वहीं से वापस लौटना पड़ेगा या फिर खड़े होकर उस टैंकर के हटने का इंतजार करना पड़ेगा। तो जो लोग वापस लौट सकते हैं वो लोग तो लौट रहे हैं, लेकिन उनके लौटने की वजह से भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो 16 घंटे से यह सिचुएशन है कि 20 से 22 किलोमीटर लंबा जाम पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगा हुआ है। संसद में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हुआ। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने कहा, माय ट्रेटर फ्रेंड, यानी कि मेरे गद्दार दोस्त। उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा और भी कुछ कहा, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा विवाद हुआ और बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं है, ये पूरी सिख कौम का अपमान है। और उसके बाद तो सड़कों पर बवाल मच गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गद्दार पर छिड़ी बड़ी जंग। रवनीत बिट्टू को कहा गद्दार, सड़क पर उतरे सरदार। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सिरसा बोले, सिख नहीं राहुल हैं गद्दार। प्रदर्शन में गूंजी राहुल के इस्तीफे की मांग। संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक का बड़ा असर दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। राहुल ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा तो सरदारों ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल के बयान को सिखों के अपमान से जोड़ते हुए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता आरपी सिंह के नेतृत्व में सड़क पर हंगामा करने लगे। आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता में सिखों को लेकर कोई बदलाव नहीं आया। जो जहर सिखों के लिए 1980 में था, वही जहर कांग्रेस की मानसिकता में अब भी है। और वो जो कांग्रेस की मानसिकता है, जो कांग्रेस के मन में जहर है सिखों के प्रति, वो फूट फूट कर निकलता है। और राहुल गांधी ने जो आज कहा है, वो कांग्रेस का डीएनए है, जहर भरा जो सिखों के प्रति, वो फूट कर निकला है। जिसके लिए बिट्टू गद्दार है, ऐसे राहुल गांधी को हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुम गद्दार हो। बिट्टू को गद्दार कहने पर राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निशाने पर भी आए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो सीधा सीधा कह दिया, सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता, कोई गद्दार हैं तो वो आप हैं राहुल गांधी। अंग्रेजी में उन्होंने शब्द यूज किया ट्रेटर, विच इज मोर सीरियस देन गद्दार। ट्रेटर, जैसे सिरसा जी के आने से पहले मैं बता रहा था, इसकी डिक्शनरी मीनिंग है ट्रेटर इज समवन जो अपने देश, नेशन को बिट्रे करे। हमारी कम्युनिटी के लोग आर्म फोर्सेस में करते हैं और रोज ये आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान देते हैं। हमेशा ये सिखों को इस तरह के लेबल लगाते रहे हैं। कभी ये सिखों को आतंकी बताते रहे हैं, कभी सिखों को इन्होंने देश के साथ बांटने वाला बताया। मैं बताना चाहता हूं, भारत का सिख सरदार है और भारत के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी परिवार है। सिख सरदार और राहुल गांधी गद्दार। प्रदर्शन में शामिल सिख समाज के लोग भी राहुल गांधी पर काफी भड़के हुए थे। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे थे।
और निलंबित सांसदों के समर्थन में खड़े नजर आए। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे, तभी दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे, राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए बिट्टू को गद्दार कह दिया था। राहुल गांधी को खुद शीशे पे खड़े होकर अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर एक विधवा कॉलोनी दी, ये वो पार्टी है जिसने जगदीश टाइटलर दिया, ये वो पार्टी है जिसने सिखों के गलों में टायर डाल डाल के जलाया। वो बोल रहे हैं गद्दार कौम के लिए, वो भी आने वाले समय में भरपूर जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी तेरी उल्टी गिनती शुरू होगी। यार ये मेरे को समझ नहीं आता, हम किसकी बात करते हैं? कोई नेता हो डंका उसकी बात करे, राहुल गांधी की बात करके टाइम ही खराब करते हैं। एक मुल्क पता नहीं किसने, कांग्रेस ने उसको नेता बनाया हुआ है। गांधी फैमिली के ना हूं पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो। राहुल गांधी की टिप्पणी पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी फौरन प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह दिया। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन बिट्टू को गद्दार कहना अब राहुल पर भारी पड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वाराणसी पुलिस ने सुपारी किलर बनारसी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। वाराणसी में सुपारी लेकर कारोबारी की हत्या करवाने वाला बनारसी यादव एनकाउंटर में मारा गया। बीती रात जानकारी मिलने पर एसटीएफ ने बनारसी यादव की घेराबंदी की, तभी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। बनारसी और पुलिस के बीच करीब 5 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें 2 गोलियां बनारसी को लगी और वो ढेर हो गया। बनारसी यादव पर 21 मुकदमे दर्ज थे। 21 अगस्त 2025 को बदमाशों ने ऑफिस जा रहे कॉलोनाइजर को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। कॉलोनाइजर की हत्या के मामले में पुलिस ने बनारसी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुणे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि उनकी मां को जानबूझकर टक्कर मारी गई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और शहजाद पूनावाला की मां की फास्ट रिकवरी की भी कामना की। दिल्ली के विकासनगर इलाके में चक्कर खाकर जमीन पर गिरे शख्स का फोन स्कूटी सवार 2 युवक लेकर फरार हो गए, जबकि सही वक्त पर इलाज न मिलने पर शख्स ने वहीं दम तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में हुए सड़क हादसे में जालौर के गोल्ड व्यापारी जैसाराम चौधरी समेत पत्नी और बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जैसाराम अपने परिवार के साथ तुमकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद लौटते वक्त कल्याण में सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी थार गाड़ी को टक्कर मार दी। कार में व्यापारी समेत उनकी 2 बेटियां और एक बेटा सवार थे। हादसे में व्यापारी, उनकी पत्नी अणसी देवी और बेटी पूजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा नरेश और बेटी सीमा गंभीर रूप से घायल थे। दोनों का मुंबई के अस्पताल में इलाज जारी है और तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें जालौर भेज दिया गया है। बिहार के भागलपुर में सब इंस्पेक्टर सिकंदर पासवान ने विक्रमशिला सेतु पर सुसाइड करने पहुंची मां बेटी की जान बचा ली। महिला जीरा देवी ने बताया कि उसके पति का किसी और लड़की से अफेयर है। साथ ही उसके पति ने उससे कहा था कि जाओ कूदकर मर जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये बहुत गलत है। लड़ने के लिए सीखिए, लड़ने के लिए सीखिए। जान देने से कुछ नहीं मिलता है, लड़ने के लिए सीखिए, लड़ना है जिंदगी में। जिसके बाद महिला ने आत्महत्या का मन बना लिया। वो अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ नदी में छलांग लगाने पहुंची थी। तभी एसआई सिकंदर पासवान ने तत्परता दिखाते हुए मां बेटी की जान बचा ली। असम के गुवाहाटी में 13 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया गया। अमरीन अख्तर लस्कर नाम की महिला ने 6 साल से इस बच्ची को कैद किया हुआ था। बताया जा रहा है कि बच्ची से घर का काम कराया जाता था। गुवाहाटी की डिस्ट्रिक्ट लेबर टास्क फोर्स ने 1 फरवरी को जब पंजाबारी के जुरीपार इलाके में मकान नंबर 69 में छापा मारा, तब टीम को देखकर अमरीन ने बच्ची को पलंग के बॉक्स में बंद कर दिया था। करीब 25 मिनट के बाद बच्ची का पता चला और उसे पलंग से बाहर निकाला गया। बात आगरा की करते हैं, जहां के 40 परिवार एक परिवार से परेशान होकर अपना घर बेचने को तैयार हो गए। घरों पर बाकायदा मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए गए। घर बेचने के लिए ये लोग प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारा घर बिकवा दो। पूरा मामला बल्केश्वर नगर की भगवान नगर कॉलोनी का है। ये इलाका आगरा का बड़ा पॉश एरिया माना जाता है, जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारियों के घर हैं। लोगों के गुस्से के पीछे की वजह कॉलोनी में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार है। लोगों का आरोप ये है कि ये लोग धीरे धीरे हिंदू आबादी को हटाना चाहते हैं, इसलिए मांस खाकर यहां वहां हड्डियां फेंकते रहते हैं।
जब इनसे मना किया जाता है तो ये लोग झगड़े पर उतर आते हैं। इनका यह भी आरोप है लोगों का कि हमारे बच्चे बाहर खेलने तक नहीं जा रहे हैं और अब हालत यह है कि हम यहां रहना नहीं चाहते, इसलिए हम पलायन करेंगे, चले जाएंगे यहां से। घरों के बाहर पोस्टर लगने की सूचना जब पुलिस तक पहुंची तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची जांच करने, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। पुलिस के सामने ही लोग ये बताने लगे कि पहले मुस्लिम परिवार इस कॉलोनी से हटना चाहिए, तभी हम लोग अपने ये जो मकान बिकाऊ है के पोस्टर हैं इनको हटाएंगे। लोगों का ये आरोप है कि इधर उधर गंदगी फैलाने का काम किया जाता है। जब इनसे समझाने की कोशिश की जाती है, बातचीत करने का प्रयास किया जाता है तो ये मुस्लिम परिवार उल्टा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को धमकाता है, इधर उधर गंदगी फैलाता है। अब पुलिस इस मामले में बीच में आई है, देखना है कि एक्शन क्या होता है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये मकान बेचना है, ये मकान बिकाऊ है, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं करीब 40 से ज्यादा मकानों में लगे हुए हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। मोहल्ला जो है अग्रवालों का है और इसमें एक मुसलमान है। ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे, और कई बार लग भी चुकी है। इधर गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी से आई एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 3 नाबालिग सगी बहनें जो कुछ घंटे पहले तक अपने घर में मौजूद थी, अचानक तीनों की तीनों बहनें अपने घर की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। मौके पर मातम का ऐसा मंजर था जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। बेटियों के पास मां बैठी हुई थी, खुद को चप्पलों से मार रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात वो वजह है जिस वजह से इन बच्चियों ने सुसाइड किया। ये बच्चियां मोबाइल खेलने की आदी थी। मैं इस खबर के जरिए उन माता पिता को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं जिनके बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जिनके बच्चे सारा दिन मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, क्योंकि इन 3 मौतों के पीछे, इन सुसाइड के पीछे भी ऑनलाइन गेम्स का नाम ही सामने आ रहा है। उस गेम का नाम, उस किलर गेम का नाम कोरियन लवर है, जिसने इन बच्चियों को सुसाइड का यानी कि आत्महत्या का टास्क दिया था और इस टास्क को पूरा करने के लिए इन बच्चियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। गाजियाबाद में ट्रिपल सुसाइड से सनसनी। मोबाइल गेम खेलने वालों के मम्मी पापा सावधान। ऑनलाइन गेम ने ले ली 3 मासूमों की जान। गेम में दिया टास्क, 9वीं मंजिल से लगा दी छलांग। सुसाइड नोट में लिखा, आई एम सॉरी पापा। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में अचानक से अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर निकले और सामने जो मंजर था वो रूह कपा देने वाला था। 3 नाबालिग बच्चियां जो कुछ घंटे पहले तक अपने घर में थी, जमीन पर बेसुध पड़ी थी। तीनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। मौके पर ही तीनों बच्चियों की मौत हो गई। मौके पर मां का हाल देखकर हर आंख नम हो गई। बेटियों के पास बैठकर मां खुद को चप्पलों से पीट रही थी, खुद को कोस रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, काश मैंने उन्हें गेम खेलने से न रोका होता। पिता बदहवास थे और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भारत सिटी में जहां तीनों बहनों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। ये वही जगह है जहां तीनों बहनों ने कूदकर आत्महत्या की थी। आप देख सकते हैं कि खून के निशान अभी तक यहाँ साफ दिख रहे हैं। 1, 2, 3 ये तीनों जगह है जो गोल किया हुआ है पुलिस ने, जहां तीनों बहनों की आकर डेड बॉडी गिरी थी। ये वो जगह है ऊपर जो 9वीं मंजिल है जहां से तीनों बहन कूदकर आत्महत्या की थी। तीनों बहनों को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह से तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली, यहाँ के जो लोग हैं बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे अचानक से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। जब देखा तो 3 डेड बॉडियां यहाँ पे पड़ी थी। मौके से पुलिस को एक पॉकेट डायरी भी मिली है जिसमें 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में तीनों बहनों ने अपने गेम और मोबाइल गतिविधियों का जिक्र किया है। लिखा है कि उन्हें गेम से बहुत प्यार है और वो गेम नहीं छोड़ पा रही। सुसाइड नोट के आखिर में लिखा, पापा आई एम सॉरी। पुलिस के मुताबिक गेम में बीच वाली बहन प्राची बॉस की भूमिका में थी। तीनों बहनें खाना खाने से लेकर रोजमर्रा के सभी काम एक साथ किया करती थी।
देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब बताते हैं क्या है वो कोरियन गेम जिसने गाजियाबाद की इन 3 मासूम बहनों की जान ले ली। कोरियन गेम एक ऑनलाइन चैट सिस्टम गेम है। खुद को कोरियन लड़का या लड़की बताकर शुरुआत होती है। शुरुआत में दोस्ती और प्यार की बात होती है। भरोसा बनाने के लिए शुरुआत में आसान टास्क दिया जाता है। कई बार बात न मानने पर गेम खेलने वाले को डराया भी जाता है। डर और दबाव के चलते गेम खेलने वाले बच्चे मानसिक दबाव में आ जाते हैं। नाबालिगों के पिता का कहना है कि उन्होंने मुझसे कहा था, पापा हम कोरियन नहीं छोड़ सकते, कोरियन हमारी जिंदगी है, कोरियन हमारे लिए सब कुछ है, आप हमें इससे अलग नहीं कर सकते। ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है, गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती क्या होती है, वो फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके ये गेमिंग का था जी, सारा गेमिंग का था। हमें पता चलता था जी। कब से ये गेम खेली? ये गेम जी 2-2.5-3 साल से खेल रही थी। हमें कोरिया जाना है, मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लोग लगा लिया था। उस समय उनके पास फोन था, बट मैंने देखा नहीं गेम था। फोन वो फेंक के गए, फोन वो पुलिस वाले ले गए कि मैंने था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी, कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा, सब बताओ। क्या उन्होंने कभी बताया? हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे, मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी कोई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बहनों को पिछले 5 सालों से ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। कोरोना काल में मोबाइल हाथ में आया और यहीं से ये लत गहरी होती चली गई। बताया जा रहा है कि तीनों टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेलती थी, जिसमें टारगेट पूरा करने का दबाव होता था। परिवार को उनकी सेहत और पढ़ाई की चिंता थी, इसी वजह से उन्हें ज्यादा गेम खेलने से रोका गया। इसी बात को लेकर नाराजगी और तनाव की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले की सबसे भावुक बात यह है कि तीनों बहनों का आपस में रिश्ता बेहद गहरा था। खाना हो, सोना हो या फिर कोई भी काम, तीनों हमेशा साथ रहती थी और आखिरी फैसले में भी तीनों ने एक साथ ही 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इन्हीं इमारतों में 9वीं मंजिल पर दिल्ली के रहने वाले चेतन अपने परिवार के साथ रहते थे। बीती रात 2 बजे उनकी 16 साल, 14 साल और 12 साल की 3 बच्चियों ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं पिता का कहना है कि बच्चियां पिछले कुछ समय से एक कोरियन गेम को खेल रही थी और उस गेम की लत उन बच्चियों को किसी टास्क को पूरा करने को लेकर इस जो हादसा हुआ है यहाँ तक वो नौबत पहुंची है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों की जान ली हो। पबजी, ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे गेम्स पहले भी कई परिवार उजाड़ चुके हैं। इन खेलों में बच्चों को मानसिक रूप से इस कदर जकड़ लिया जाता है कि उन्हें सही गलत का फर्क तक समझ नहीं आता। वर्चुअल दुनिया असली जिंदगी से बड़ी लगने लगती है और नतीजा एक भयानक कदम के रूप में सामने आता है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच कर रही है। मोबाइल फोन, गेम हिस्ट्री, चैट्स और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल समाज का है, सवाल माता पिता का है और सवाल सिस्टम का भी है। ये 3 मासूम बहनें अब कभी लौटकर नहीं आएंगी, लेकिन उनका जाना हम सबके लिए एक सख्त सबक है। अगर मोबाइल बच्चों के हाथ में है तो उन पर नजर भी उतनी ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। संसद में किताब पर घमासान मचा हुआ है। जनरल नरावने की बुक को लेकर राहुल गांधी आज संसद पहुंचे और संसद में कैमरे के सामने राहुल गांधी ने जनरल नरावने की बुक दिखाई और कहा कि जब सदन में प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो टल गई। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरावने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल भी किए।
राहुल ने कहा कि यह नरावने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। मुझे कहा गया है कि इस किताब को मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें मुख्य लाइन है और प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि कैलाश रीजन पर चीनी टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है, तो पहले राजनाथ जी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, अमित शाह से पूछा, राजनाथ सिंह से पूछा और एनएसए से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल ये वो किताब है जिस पर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है संसद में, और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले संसद में इस किताब के कुछ पेपर्स लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे और इस किताब का हवाला देते हुए वो कह रहे थे कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन इस किताब के कुछ मुख्य अंश हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। और ये जनरल नरावने ने अपनी इस किताब में इस बात का जिक्र किया है कि भाई जब डोकलाम वाला वक्त चल रहा था, जब टसल चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन जब इस किताब का हवाला वो देने लगे तो संसद में राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उन्हें टोका था, और राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि भाई जब आपके पास वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिन पेजेस की बात कर रहे हैं, जब पब्लिश ही नहीं हुआ है तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस किताब के जवाब में आज निशिकांत दुबे कांग्रेस पर हमलावर रहे। उनके पास एक और किताब थी, संसद में वो एक नहीं बल्कि कई और किताबें लेकर पहुंचे थे। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद में लोगों बिना छपी हुई किताब लोग लेकर आते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं। मैं तो वो किताबें लेकर आया हूं जो छप चुकी हैं। इनमें कई कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित कर दी थी किताबें, हालांकि सभापति उनको बोलने के लिए मना करते रहे, लेकिन निशिकांत दुबे रुके नहीं। इसके बाद संसद में हंगामा मच गया और फिर संसद की कार्यवाही को रोक दिया गया। लेकिन निशिकांत दुबे यहीं नहीं रुके, उन्होंने बाहर जाकर वो मीडिया से मुखातिब हुए और इन किताबों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो संसद में किताब वर्सेस किताब, बुक वर्सेस बुक वाला चैप्टर भी ओपन रहा आज। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जाए। तो संसद में बड़ा हंगामा चला। पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी लगातार जनरल नरावने की किताब का जिक्र कर रहे थे। वो किताब जो कि पब्लिश भी नहीं हुई थी, उस किताब का जिक्र करते हुए उस किताब को लेकर भी आज राहुल गांधी संसद में पहुंचे थे। ऐसे हाथ हिलाकर वो किताबें दिखा भी रहे थे। लेकिन इसके बाद निशिकांत दुबे किताब लेकर आए और कहा कि देखिए आपकी किताब तो पब्लिश भी नहीं हुई है, लेकिन मैं जिसको कोट कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो पब्लिश्ड किताबें हैं, जिसके चलते संसद में आज फिर बड़ा हंगामा देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुबह सुबह के वक्त गोलियों की आवाजें, धमाकों की गूंज और दहशत से भरी चीखें दुनिया भर के देशों का ध्यान बलूचिस्तान की ओर खींच रही थी।
एक के बाद एक हुए आत्मघाती और बंदूकधारियों के हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अस्पताल, बाजार, पुलिस स्टेशन, जेल, सुरक्षा ठिकाने, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर मौत का खूनी खेल न खेला गया। बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ बड़े और बिल्कुल प्लान्ड अटैक्स हुए थे, जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी। और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। 40% से ज्यादा बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। तो जब एक देश का रक्षा मंत्री खुद इस बात को कह रहा है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, यानी कि जो बलूच दावा करते हैं कि बलूचिस्तान उनका है, उनका यह दावा 100% सच बैठता है। और जो हाल पाकिस्तानी फौजियों का बलोच लड़ाकों ने किया है बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, उसकी तस्वीर तो आपने देख ली। देखिए कैसे अपनी हार को स्वीकार रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जलता हुआ मोर्चा बन चुका है। एक साथ कई शहरों में हमले, आत्मघाती हमलावर, आम नागरिकों को निशाना और जवाब में सेना का बड़ा ऑपरेशन। लेकिन जमीन पर हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खड़े हुए तो उनके शब्दों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उन्होंने माना बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 40% इलाका है। इतना बड़ा क्षेत्र जहां पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं और सरकार का दावा है कि सेना हर जगह एक साथ नहीं लड़ पा रही। ख्वाजा आसिफ का साफ कहना, हम कोशिश कर रहे हैं, 177 उग्रवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन इतने बड़े इलाके में हर हमले को रोक पाना आसान नहीं। यानी पाकिस्तान पहली बार खुलकर मान रहा है बलूचिस्तान हाथ से फिसल रहा है। बीएलए लड़ाकों के सामने बेबस हुई मुनीर की सेना। बलूचिस्तान पाक के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% हिस्सा। इतने विशाल इलाके पर नियंत्रण रखना असंभव। बलूचिस्तान में पाक सेना के जवान तैनात गश्त कर रहे हैं। पाक सेना इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ। बलूचिस्तान में हालात बेहद गंभीर। बलोच लड़ाके पाक सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस। बलोच लड़ाकों के पास 4 से 5 हजार डॉलर की हीट डिटेक्टिंग लेजर। बलोच 20 लाख रुपए की राइफलें इस्तेमाल करते हैं। चीन ने ग्वादर से अपने सभी लोगों को निकाला। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेज जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बता दूं, 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में हिंसा अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। शनिवार सुबह एक साथ 12 शहर क्वेटा से लेकर ग्वादर तक आतंकियों ने आम नागरिकों और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों में महिला आत्मघाती हमलावरों के इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। इन हमलों के बाद पूरे प्रांत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। सरकार का दावा है अब तक 177 उग्रवादी मारे जा चुके हैं। 166 शव अस्पताल में पहचान और कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हालात काबू में हैं, तो रक्षा मंत्री खुद संसद में बेबस क्यों दिखे?
ऑपरेशन हेरो 2 के तहत सैन्य कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। ऑपरेशन में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी ढेर। 18 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना के कई अहम ठिकाने तबाह। दर्जनों पाक सैन्य चौकियों पर बीएलए का कब्जा। कुछ इलाकों से पाक का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म। बलूचिस्तान के 12 शहरों के 48 ठिकानों पर हमले। बलूचिस्तान की आग अब पाकिस्तान की सीमा से बाहर भी डर पैदा कर रही है। चीन, जो सीपैक का सबसे बड़ा भागीदार है, उसने ग्वादर में अपने नागरिकों को निकाल लिया। मतलब साफ है, चीन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान सरकार इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का दावा है कि बीएलए के नाम पर आपराधिक गिरोह भी सक्रिय हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार हमले बता रहे हैं राज्य का डर अब खत्म हो रहा है। जिस प्रांत पर पाकिस्तान की सेना दशकों से तैनात थी, आज वहीं रक्षा मंत्री मान रहे हैं हम हालात नहीं संभाल पा रहे। एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी तरफ सेना की भारी तैनाती, लेकिन नतीजा हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अखंडता के लिए चुनौती बन चुका है। ये सिर्फ आतंकी समस्या नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। बलूचिस्तान जल रहा है, सेना लड़ रही है, सरकार बेबस नजर आ रही है और चीन दूरी बना रहा है। सवाल यही है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अगला बड़ा संकट बनने जा रहा है? इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। ये बड़ी कामयाबी है। दोनों आतंकी एक गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा को ग्रेनेड से यानी कि हथगोले से विस्फोट कर उड़ा दिया। एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आ गया है। एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे आतंकी का शव गुफा के अंदर काफी गहराई में सर्च के दौरान मिला। इस ऑपरेशन में जैश का टॉप कमांडर रुबानी उर्फ अबू माविया भी मारा गया है। वो इस इलाके में पिछले कई सालों से सक्रिय था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। CIF डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने यह जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। इसके तहत पूरे इलाके को पहले घेरा गया और इस ऑपरेशन का नाम किया दिया गया। तो इस किया ऑपरेशन ने 2 आतंकवादियों को मार दिया। दरअसल इनके होने की खबर मिली थी, इंटेलिजेंस का इनपुट था, इंटेल था। इस इंटेल के आधार पर एक जॉइंट टीम बनाई गई। इस जॉइंट टीम ने सबसे पहले उस लोकेशन को लोकेट किया जहां पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। फिर पता चला कि जैश के दोनों आतंकी एक गुफा की शेल्टर लिए हुए हैं। फिर वहां पहुंचकर बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से अटैक प्लान किया गया। पहले ग्रेनेड फेंका गया क्योंकि बेहद संभव था कि अंदर बैठे हुए आतंकियों के पास हथियार हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आतंकी कई मर्तबा स्वचालित हथियारों से लैस रहते हैं। तो ग्रेनेड फेंका गया, ग्रेनेड का जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में दोनों आतंकी मारे गए। और बाद में जब तलाशी ली गई तो उनके पास से स्वचालित हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद किए गए हैं। इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देहरादून में उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जहां एक और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं और लोक जीवन को मंच के जरिए दर्शाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये महोत्सव समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों के संवाद का भी जरिया बन रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और आज भी कई महिलाओं के अपनी आवाज खुलकर न उठा पाने की मजबूरी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प संस्थान की संस्थापक गीता धामी ने अपने विचार रखे। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। मौजूद है संस्थापक गीता धामी जी। मैम, कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खास है? बात करें महिला सशक्तिकरण की तो क्या कुछ खास रहने वाला है महिलाओं के लिए भी? देखिए, पहले तो ये हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और हमारी विरासत को समृद्ध रखने के लिए हमारी जो अनूठी परंपराएं हैं उनको ये परंपराएं बनी रहें और हमारे
जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अपनी विरासत से जुड़ी रहें, हमारी बोली, हमारे पहनावे पे हमें गर्व हो। और साथ में महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हर जिले से 7 से 8 स्टॉल हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों के या हमारे लघु उद्यमी हैं या शिल्पकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा ये स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। हमारे स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिले, लोकल फॉर वोकल की अवधारणा जो है सिद्ध होनी चाहिए। आपने इतनी सुंदर पहल करी है उत्तराखंड में, क्योंकि लगातार इसमें जो आपने बताया कि सारे जो कार्यक्रम है उसमें उत्तराखंड की संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, तो क्या जो आपने पहल करी है आगे भी आने वाले वर्षों में भी जो है लगातार ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा मिले? जरूर, जो है हमारी संस्कृति ये गौरवान्वित करने वाली गौरवशाली संस्कृति है, परंपरा है, और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे जुड़ी रहें। इसके लिए हम सिर्फ बातें ही नहीं, हम कर्मों में इसको लेकर के आए, हम कर्म करें और खुद भी आत्मसात करें और समाज के लिए एक ऐसा जो है उदाहरण बने कि हमारी जो संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपराएं, वेशभूषा हैं, वो जो है एक अलौकिक है, अनोखी है, अनूठी है, और हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां भी जुड़ी रहेंगी। और ये उत्सव मैं समझती हूँ कि जितना जोरदार तरीके से इस बार भव्य रूप से होने जा रहा है, आने वाले समय ये और भव्य रूप से होगा और इसके पूरे समाज के हर कल्चर, पूरा उत्तराखंड इसका इंतजार करेगा। इवन हमारे बाहर से जो ये वीकेंड मनाने आते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आइए। और हमारे प्रदेश में जितने लोग रहते हैं, इतने ही हमारे कई लाखों की संख्या में बाहर भी हमारे जो है उत्तराखंड के लोग हैं या अन्य प्रदेशों के लोग हैं, वो भी आकर के हमारे कल्चर को देखें, उसको पहचानें और उसकी जो खासियत है उसको जानें। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आपका जो संस्थान है सेवा संकल्प, वो क्या कुछ ऐसा करने जा रहा है जैसे जो महिलाएं हैं, जो काफी अभी क्राइम भी देखने को मिल रहा है महिलाओं के साथ, उन महिलाओं के साथ या उन महिलाओं को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं, जो अपनी आवाज उठाने से मजबूर है? नहीं, देखिए, जो भी है, आज मैं समझती हूँ, देखिए हम सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड एक शांत प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, एक अच्छा भाव सभी के लिए रखते हैं और मिलजुल कर के रहते हैं। और हम आज के समय में अगर देखा जाए तो जितना सुरक्षित हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सुख, समृद्धि, खुशहाली के अलावा जो सकारात्मक कार्य हो रहे हैं हमारे धर्म रक्षक धामी जी के रूप में, एवं हमारे पूरे प्रदेश में लोगों को एक समृद्धि हमारे उत्तराखंड की हो, सुरक्षा हो और नित नए आयाम जो है तय होने चाहिए, नए जो है विकास कार्य हो रहे हैं। तो हर तरफ से महिलाओं की सुरक्षा जो है देखी जा रही है और सभी लोग उसमें, हमारे जितने भी सक्रिय लोग हैं, सबकी भूमिका है और हर घर में लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी, एक घर का एक व्यक्ति भी अपने घर में अगर सुख शांति से, समृद्धि से अगर रहते हैं तो वो ये लोग सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग समाज में भी एक ऐसे समाज की को जो है देखें और ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर हमारे प्रदेश की छवि जो है वो एक अच्छी छवि वाला प्रदेश, एक सरल प्रदेश के रूप में जो हमारी छवि बनी है वो वैसी ही बनी रहनी चाहिए। सभी को उस तरह से कार्य करने चाहिए। ये थी हमारे साथ गीता धामी जी, सेवा संकल्प की संस्थापक, और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, जो धर्मपत्नी उनकी, उन्होंने साफ तौर से बताया कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या फिर कल होने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उत्तराखंड की, उसमें भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा रहेंगे। कल के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है मानी जाती है, हिमालय से भी पुरानी, देश से भी पुरानी, भारत से भी पुरानी। लेकिन अरावली में खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। इसके बावजूद न्यूज इंडिया के कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें अरावली के दिल में छेद करती हुई नजर आई। देखिए न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरावली के सौदेबाजों का एक एक सबूत आज न्यूज इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। यह अरावली पहाड़ियों की हत्या की आवाज है। देखिए कैसे मशीनें दहाड़ रही। रात के अंधेरे में अवैध खनन, दिन के उजाले में सिस्टम की खामोशी जारी है। फोन पर सौदे तय होते हैं, रेट बोले जाते हैं। क्या रेट में आ रही है?
2000 रुपए टन आ रही है। अरावली खनन को लेकर कोई आरोप नहीं, ये हमारा स्टिंग है, ये अफवाह नहीं, ये सबूत है। सवाल ये है कि किसके संरक्षण में ये मशीनें चल रही हैं। राजस्थान में खनन माफिया का आतंक इस कदर बढ़ गया है, मानो कह रहा हो हमें सरकार और प्रशासन का कोई डर नहीं। देखिए कैसे जयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अरावली को सरेआम काटा जा रहा है। एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। इस ऑडियो में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में भले ही भजनलाल सरकार कह रही हो कि सब अच्छा है, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फोन पर सौदे तय होते हैं, रेट बोले जाते हैं। क्या रेट पड़ेगी डंपर की? पुष्कर कहाँ पाएगा इसका? पुष्कर तिलोरा और उधर मान लो, देखते हैं। अभी वहाँ तो बंद कर रखा है ना, हमारे इधर तो बंद कर किधर कर रखे हैं? बजरी आ कहाँ रही है वहाँ पे? अजमेर में तो नहीं है, कल आऊंगा। बताओ मैं कैंसिल दिखाऊंगा। वैसा एक नंबर बजरी आ रही जाजपुर से, कोटड़ी जाजपुर से। क्या रेट में आ रही है? 2000 रुपए टन आ रही है। ठीक है। इतना ही नहीं, हमारी संवाददाता सपना शर्मा जब खनन स्टोरी को कवर करने गई तो यहाँ चप्पे चप्पे पर बैठे खनन माफिया ने हमारी गाड़ी का पीछा किया। हमारी गाड़ी को रोककर पूछा, कहां से आई हो, कहां जाओगे? लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाया। न्यूज़ इंडिया आपसे ये जानना चाहता है कि जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं बहुत सीधे सरल तरीके से कि खनन पर क्या कर रही है बीजेपी, तो सीधे तौर पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भैया ये हमारा रिकॉर्ड है और ये देख लीजिए। मतलब सबसे हास्यास्पद बात ये है कि इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि ये आवाज़ें जो सदन में उठती हैं, सदन के परकोटे की दीवारों तक ही क्यों सीमित रह जाती हैं? इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं मिलते? खनन की इन तमाम सच्ची तस्वीरों पर जब हमने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से बात की तो वो कहते हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए, खनन मंत्री तक पहुंचाएंगे। जबकि राजस्थान में खनन विभाग पर सीधी पकड़ खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है। खनन को लेके बीजेपी क्या कर रही है? लगातार जिस तरह से अरावली का खनन, बजरी का खनन नहीं, कहीं नहीं हो रहा, ऐसा कहीं नहीं। सब तस्वीरें सामने आ रही। मैं भी अभी कवर करके आई थी अलवर के पास में जो अच्छा इधर है, मैं कवर करके आ रही थी। अरावली बिल्कुल अवांटित नहीं है क्षेत्र, उसके बाद भी वहाँ मुझे आप ऐसा बहन जी, आप मुझे लिखित में उस स्थान की जो आप बता रहे हैं सर, फुटेज है मेरे पास, मैं कवर कर दीजिए ना, मुझे दीजिए। आप अवैध खनन का मुझे दीजिए, मैं संबंधित मंत्री जी को स्वयं जाकर निवेदन करके आपको भेज दूंगा प्रूफ के साथ कि इस। तो जब न्यूज इंडिया का कैमरा लगा सत्ता पक्ष के मुंह के सामने और उनसे पूछा गया कि भाई बताइए हो क्या रहा है और कैसे यह अवैध खनन चल रहा है, जो कि न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है, तो फिर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि इस पर कार्रवाई होती है या सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।